हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा साइंस। आज हम लोग क्लास 10th का वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 10th का वीडियो जो हमने कुछ दिन पहले स्टॉप कर दिया था, अब हम लोग अपना वीडियो फिर से स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में आप लोग का ऑब्जेक्टिव सीरीज चलने वाला है। जितना भी हमने पहले चैप्टर में जो भी पार्ट देखा था, हमने पार्ट 4 आप लोग देख चुके थे। जैसे पार्ट 1 में पोषण, सेकेंड में श्वसन, थर्ड हमारा परिवहन और वही चौथा उत्सर्जन था। तो अब हमने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा था, तो आप लोग का ये वीडियो ऑब्जेक्टिव सीरीज चलने वाला है। बहुत दिन के बाद आज हम लोग का 10th का क्लास का सीरीज स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव करने के साथ आप लोग तुरंत उतार कर उसका आंसर लिखते जाएंगे। सभी लोग सबसे पहले यूट्यूब को मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाएं, क्योंकि पहले आपका जो वीडियो अगर डेली रेगुलर चाहते हैं आप लोग, तो पहली एनर्जी वही है। आप लोग से और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम सपोर्ट और एनर्जी के लिए चीज़ चाहिए, ताकि आपका जो वीडियो रेगुलर चलता रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव, और देखते हैं हमारा कैसा ऑब्जेक्टिव, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका है, कौन सा पौधा गति करता है। 4 ऑप्शन दिए आपको, आम का पौधा, गुलाब, चमेली। इन चारों ऑप्शन में आपको बताने हैं कि कौन सा पौधा है जो गति करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर होगा आपका वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एक ऐसा पौधा है जो गति करता है। हम लोग पढ़ते हैं कि सजीवों में पौधे गति नहीं कर सकते हैं, पर एक पौधा ऐसा भी है जो गति करता है, और वो पौधा का नाम है आपका वॉल्वॉक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, सरल जीव होते हैं। सरल जीव किसे कह सकते हैं हम? जो एकल कोशिकीय होते हैं, या बहुकोशिकीय, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है सरल जीव, देखिए सबसे पहले अगर मनुष्य की बात की जाए तो हम लोग बहुकोशिकीय हैं, और हमारी जो पूरे शरीर की संरचना है वो एक जटिल प्रक्रिया है। पर यहाँ बात की गई है कि सरल जीव कौन से होते हैं। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा एकल कोशिकीय। सरल जीव कौन होते हैं? एकल कोशिकीय, जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे हम सरल जीव कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, कौन सा पौधा गति? वॉल्वॉक्स, सरल जीव, एक कोशिकीय। रिपीट करते चलेंगे हम लोग, कौन सा पौधा गति? वॉल्वॉक्स। और अगर सरल जीव की बात की जाए तो एकल कोशिकीय। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कौन से जीव की गति दूसरे के शरीर में होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसको गति करने के लिए किसी और का शरीर चाहिए? तो हमारा पहला ऑप्शन जो है जीवाणु, वायरस, कवक, या इनमें सभी। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा वायरस। वायरस हमारे धरती का अपवाद भी है, ना तो वो सजीव के अंतर्गत आता है और ना ही निर्जीव के अंतर्गत। यानी अगर वो किसी शरीर के बाहर हो तो निर्जीव की तरह काम करता है, पर जब वो किसी के शरीर में चला जाता है तो वो सजीव की तरह काम करने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो वायरस है एक ऐसा जीव है जिसे गति करने के लिए दूसरे के शरीर की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वायरस। अगर पौधों में गति पूछा जाए तो वॉल्वॉक्स, सरल जीव की बात की जाए तो एकल कोशिकीय। वही अगर गति की बात की जाए कि कौन सा जीव दूसरे के शरीर में गति करता है, तो वायरस। आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है आपका, शरीर के बाहर ली गई ऑक्सीजन द्वारा भोजन के विघटन से ऊर्जा प्राप्त करना कहलाता है। कहा गया है कि शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का विघटन, यानी जो ऑक्सीजन हम भोजन को तोड़ने के लिए ले रहे हैं और उससे ऊर्जा जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है, वो प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहेंगे कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। शरीर के बाहर ली गई ऑक्सीजन जिसको हम भोजन को तोड़ने के लिए उपयोग कर रहे हैं और हमें लगातार ऊर्जा मिल रही है। आपका चारों पार्ट जो है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, आप लोग दिमाग लगाएं कि कौन से टॉपिक में हमने पढ़ा है कि भोजन को तोड़ के हम लोग को ऊर्जा प्राप्त करना है। आपका ये जो काम है ऑक्सीजन का देख रहे हैं आप लोग, बस ऑक्सीजन के ट्रिक से ही दिमाग लगाएंगे कि आपका आंसर होगा श्वसन।
तो हम लोग श्वसन में ही ऑक्सीजन लेकर और भोजन के कणों को तोड़कर एनर्जी लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्वसन। आंसर आपका हो जाएगा बी, श्वसन। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोशिकीय जीव ऑक्सीजन को ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किस प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं? कौन सी प्रक्रिया है? अगर मनुष्यों की बात की जाए तो मनुष्य के शरीर में अंग तंत्र है नाक, श्वसन नली, जिसके द्वारा ऑक्सीजन को खींच रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। पर यहाँ बात की गई है एकल कोशिकीय, यानी एग्जाम्पल हो सकता है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। तो आपके एकल कोशिकीय जीव जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, पर वो कौन सी प्रक्रिया से कर रहे हैं? तो आपका जो आंसर है इसमें सी हो जाएगा, विसरण। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एकल कोशिकीय जीव अपनाते हैं अपने शरीर में, वो चाहे बात हो ऑक्सीजन को लेने को या बात हो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने को, या वो लोग जो खाद्य पदार्थ भी लेते हैं वो विसरण की प्रक्रिया से ही लेते हैं। अगर हमारे शरीर की बात की जाए कि हमारे शरीर में विसरण से क्यों नहीं हो सकता है, तो हमारे शरीर में 24 घंटे नसों के द्वारा काम चलते रहता है, सेकंडों में काम होता है। अगर विसरण की प्रक्रिया की बात की जाए तो ये धीमी प्रक्रिया है, हमारे शरीर में इसे जाने में घंटों लग जाएंगे। और ऑक्सीजन आपको पता ही है कि 1 घंटा के लिए मनुष्य को ना मिले तो वो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। तो विसरण हमारे लिए अपर्याप्त है। पर विसरण प्रक्रिया किस में होती है? एकल कोशिकीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैव प्रक्रम में मुख्यतः कितनी प्रक्रिया शामिल है? जैव प्रक्रम में हमने मेन कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो टोटल हमारे 4 हुए। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 4। आगे क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है, शरीर निर्माता कौन से पोषक तत्वों को कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स का नाम पूछा गया है, पोषक तत्वों का। ऐसे पोषक तत्वों का नाम बताना है जो शरीर बनाने के, शरीर के निर्माण करने में मददगार होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा होगा, प्रोटीन, खनिज, या दोनों, या कार्बन होगा। तो कार्बन का, अधिकतर लोग कार्बन पे मत जाएंगे क्योंकि हम लोग को पढ़ाया गया है कि कार्बन हमारे शरीर में पाया जाता है। पर यहाँ पर शरीर निर्माण की बात की जाए तो हमारे शरीर निर्माण में भागीदारी होता है प्रोटीन और खनिज की। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए एंड बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोटीन और खनिज ऐसे पोषक तत्व हैं जिसे शरीर निर्माता के नाम से जाना जाता है। तो पौधों की गति देखा गया था वॉलबॉक्स में, सरल जीव बात किया गया एकल कोशिकीय में। एकल कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना प्रक्रिया आपकी विसरण। जैव प्रक्रम में 4 पार्ट होते हैं। शरीर निर्माता कौन से पोषक तत्व को कहते हैं हम लोग? प्रोटीन और खनिज को। वही हम लोग बात किए कि अगर ऑक्सीजन से हमारे शरीर में भोजन को तोड़ा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? श्वसन। कौन सा जीव है जो दूसरों के शरीर में गति करता है? तो वो आपका कौन सा जीव था? वायरस था। वायरस है जो दूसरों के शरीर में गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न में कौन ऊर्जादायक है? शरीर निर्माता हमने देख लिया। अब आपसे पूछा गया है कि ऊर्जादायक किसे कह सकते हैं हम? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, या बी और सी। ऐसी कौन सी पोषक तत्व है जो हम लोग को लगातार ऊर्जा देती रहती है? तो आपका जो ऑप्शन है वो बी और सी होगा, वसा और कार्बोहाइड्रेट। हमारा आंसर होगा बी और सी, वसा और कार्बोहाइड्रेट। शरीर निर्माता के बारे में पूछा जाए तो प्रोटीन, खनिज। ऊर्जादायक का पूछा जाए तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग लिख रहे हैं, पर नोट करके अलग से भी लिख ले कि शरीर निर्माता प्रोटीन, खनिज, ऊर्जादायक, वसा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारे शरीर का नियंत्रक कौन है? अब पूछा गया आपसे, पहले हमारा ऊर्जादायक था, अब आपसे पूछा गया है कि हमारे शरीर का नियंत्रक कौन है। हमने शरीर निर्माता देखा, प्रोटीन, खनिज को कहा, ऊर्जादायक देखा, वसा, कार्बोहाइड्रेट। अब पूछा गया है कि नियंत्रक किसे कहेंगे? तो ऑप्शन है आपका विटामिन, प्रोटीन, दोनों, नॉट। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा विटामिन। दिख रहा है विटामिन बचा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन। पर साथ में नोट कर ले, शरीर का नियंत्रक विटामिन और उसके साथ साथ वसा को भी कहा जाता है। क्या हो जाएगा आपका? विटामिन और वसा। तो इसके साथ एक और नाम आप लोग ऐड कर ले, विटामिन और आपका हो जाएगा वसा। तो शरीर ऊर्जादायक आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, शरीर निर्माता प्रोटीन, खनिज,
शरीर का नियंत्रक, विटामिन और वसा। ये तीनों पॉइंट में बनाकर आप लोग लिख लें, पूछे जाते हैं। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। आगे पूछा गया हम लोग से जीवाणु कैसे जीव है? स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी, नर। जब हम पोषण को 2 पार्ट में बांटते हैं तो हमारा पहला पार्ट है स्वपोषी, वही सेकंड पार्ट आता है हमारा परपोषी। तो स्वपोषी में हमने उदाहरण देखा था पेड़ पौधे। बाकी आपके पेड़ पौधों के अलावा उस स्वपोषी वाले पार्ट में जीवाणु भी शामिल होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु कैसे जीव है? स्वपोषी जीव है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? पूछा गया है कि जटिल पदार्थ से अगर हम सरल पदार्थ में भोजन को तोड़ते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? क्वेश्चन बताना आपको कि जटिल पदार्थ से सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जीवों को किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपका ये क्वेश्चन पूरा थोड़ा छोटा हो जा रहा है, तो आप लोग जिसको लिखना होगा लिख लेंगे। जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? आपको ऑप्शन 4 दिया गया है, हार्मोन, एंजाइम, जैव उत्प्रेरक, बी और सी। क्या आपका हार्मोन होगा या एंजाइम? ये जैव उत्प्रेरक, बी और सी। तो एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, जैसे अगर हम लोग को पानी गर्म करना है तो आप लोग को चाहिए पानी और कोई ना कोई पात्र जिसमें हम लोग गर्म करेंगे, पर बीच में एक ऐसा माध्यम कॉमन सा चाहिए जो हर एक चीज़ में शामिल होगा। वो चाहे पानी का गर्म करना हो, खाना बनाना हो या कुछ भी, तो वो है हमारा एलपीजी ईंधन। तो आपको जो एलपीजी की ज़रूरत पड़ी उसे हम जैव उत्प्रेरक कह सकते हैं। किसी भी अभिक्रिया को करवाने के लिए बीच में जो भी चीज़ें शामिल होती हैं उसे हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। पर अगर हमारे शरीर की बात की जाए कि हमारे शरीर में जब खाना चला जाता है, जटिल पदार्थ उसको सरल में तोड़ा जाता है, तो हम लोग के शरीर में प्रयोग में होता है एंजाइम। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा बी और सी दोनों, क्योंकि जैव उत्प्रेरक हर एक बार हम लोग जो भी चीज़ें शामिल होगी उनको कह सकते हैं। एंजाइम भी एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक ही है। तो जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। और एंजाइम क्या है? आपका एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा बी और सी दोनों। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, पौधे क्लोरोफिल की सहायता से किसका संश्लेषण करते हैं? पौधे जो है वो क्लोरोफिल की सहायता से, जो क्लोरोफिल लेते हैं उस क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, जल, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन। तो यहाँ किसी को कन्फ्यूजन होगा कि ग्लूकोज भी बनता है, जल भी बनता है और आपका ऑक्सीजन भी बनता है, पर यहाँ आपका कुछ घुमा के आंसर होगा। या आपका आंसर जो है वो कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट हम जहाँ भी कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एक रूप में एकत्रित हो तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। यानी पौधे जो क्लोरोफिल की सहायता से बनाते हैं वो बनने वाला पदार्थ क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में ग्लूकोज किस रूप में संचित कर लिया जाता है? पौधों में जितने भी ग्लूकोज बनते हैं वो डायरेक्ट एक बार में तो यूज़ नहीं कर लिए जाते हैं, कुछ पार्ट उनके बचा कर रखे जाते हैं शरीर में। जैसे हम लोग अगर भोजन खाते हैं तो हमारा पूरा भोजन उसी टाइम तो आपका एनर्जी में पूरा नहीं मिल जाता है, वो भोजन प्रोटीन, वसा, विटामिन के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठे रहते हैं ताकि आपको समय समय पर एनर्जी मिल सके। वैसे ही पौधों में भी जो भी ग्लूकोज बनता है वो संचित कर लिया जाता है, पर किस रूप में? क्या कार्बोहाइड्रेट होगा, स्टार्च होगा, ग्लाइकोजन होगा या बी और सी? तो किताब में सभी ने अधिकतर देखा होगा स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है, पर यहाँ आपका आंसर जो है वो दोनों हो जाएगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन, बी और सी। पौधे ग्लूकोज को किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च और ग्लाइकोजन। आंसर आपका दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को ईंधन के रूप में प्रयोग कौन करता है? सूर्य के प्रकाश को ईंधन के रूप में प्रयोग कौन करता है? यानी जो सूर्य का प्रकाश आपने पढ़ा होगा किताब में कि रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित कर लिया जाता है, वो तो हमारा सूर्य जो रोशनी आ रही है वो सबके लिए समान है, पर पौधों में ये ईंधन का हमारे एलपीजी जैसा काम कर रहा है। तो किसके कारण कर रहा है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या सभी होगा आपका।
तो आपका ये जो आंसर है वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। आगे देखते हैं हम, पौधों में तैयार हुआ ग्लूकोज पौधों के हर एक भाग में कौन पहुंचाता है? किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? पौधों में तैयार हुआ ग्लूकोज पौधों के हर एक भाग में किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? क्वेश्चन आप लोग पूरा देख लें। पौधों में तैयार हुआ ग्लूकोज पौधों के हर एक भाग में परिवहन कौन करता है? पूछा गया है कि पौधों में तैयार हुआ ग्लूकोज पौधों के हर एक पार्ट में कौन परिवहन करता है? तो क्या होगा इसमें? आप लोग, ये 9th का क्वेश्चन है आपका कि जाइलम, रंध्र, फ्लोएम। जाइलम एक ऐसा चीज, जाइलम आपको पता ही है कि पौधों के पूरे भाग में किसको पहुंचाता है? जल को। वही रंध्र की बात की जाए तो रंध्र कहीं ना कहीं गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी गैस को पहुंचाता है, जल को जाइलम, गैसों को रंध्र, और बात हुई भोजन की, पदार्थ की, तो वो आपका फ्लोएम। तो पौधों में तैयार हुआ ग्लूकोज उनका भोजन ही है, तो पौधों के हर एक पार्ट तक कौन पहुंचाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा फ्लोएम। क्या हो जाएगा आपका आंसर? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है, कार्बन डाइऑक्साइड कब लेता है? बोला गया है कि अगर हम नागफनी की बात करें तो नागफनी आपका एक मरुस्थलीय पौधा है, पर ये CO2 लेता कब है? समय पूछा गया है, क्या दिन में लेता है, रात में लेता है, ए और बी या नोट? देखिए, हमारे एरिया की अगर बात की जाए पेड़ पौधों की, तो हमारे एरिया के पेड़ पौधे रात में CO2 को छोड़ते हैं और दिन में लेते हैं, इसीलिए तो मना किया जाता है कि रात में किसी पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए। पर बात की जाए मरुस्थल में, तो मरुस्थल में पौधे थोड़ा उल्टा काम करते हैं, उनमें दिन में CO2 छोड़ा जाता है जबकि रात में CO2 को लिया जाता है। तो नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है, उनका कार्बन डाइऑक्साइड लेने का समय कब होगा? आपका रात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नागफनी मध्यस्थ उत्पाद निम्न में कौन सा बनाता है? नागफनी जो उत्पाद बनाता है वो कौन सा बनाता है आपका? क्या ग्लूकोज बनाता है, या मैलिक एसिड, क्लोरोप्लास्ट या स्टार्च? तो नागफनी जो मध्यस्थ उत्पाद बनाता है वो मैलिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन हरित लवक में पाया जाता है? निम्न में कौन हरित लवक में पाया जाता है? तो हमारा ये कुछ ऐसे विशेष खनिज तत्व हैं जो हरित लवक में उपस्थित होते हैं काम को करवाने के लिए। तो इस खनिज तत्व में आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो हरित लवक में पाया जाता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किसके कारण होता है? वाष्प उत्सर्जन का मतलब होता है पानी की बूंदे, भाप निकलना। तो हम लोग पढ़े थे कि रंध्र जो है आपका, वो रंध्र 100% पानी में से 90% पानी पौधों से निकाल देता है केवल वाष्प उत्सर्जन के कारण। तो आंसर आपका हो जाएगा रंध्र। जो खुलता और बंद होता है ना, उसके कारण कुछ पानी की वाष्प उत्सर्जन बन के उड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण स्टार्च जमा कहाँ होता है? दिन के समय पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के कारण स्टार्च बनता है, भोजन आपका जो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में एकत्रित रहता है, वो जमा किस कोशिका में होता है? कोशिका का नाम पूछा गया। सोचिए कैसा डीपली क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का ये जो ऑब्जेक्टिव है कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव है। आप लोग को थोड़ा ऑब्जेक्टिव ये जितने भी करवाए जा रहे हैं आपको गाइड से हट मिलेगा, गाइड में ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइड में भी ऑब्जेक्टिव आपका सही है, वो गाइड का ऑब्जेक्टिव भी गलत नहीं है, पर ये आपके कुछ किताब से डीपली क्वेश्चन है जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं और एग्ज़ाम में यही चीज़ आ भी जाते हैं। तो हर बार तो सेम क्वेश्चन आता नहीं है, तो हम लोग हर एक पार्ट से पूरा करके चलेंगे ताकि हमारे कहीं भी ऑब्जेक्टिव आए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइड का भी ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेंगे और किताबी ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे, ताकि आप लोग जो ऑब्जेक्टिव निकालने का टाइम ले रहे हैं वो आपका वेस्ट ना हो। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका द्वार कोशिका। दिन के समय में जितनी भी स्टार्च जमा होती है वो आपके द्वार कोशिका में होता है। अगला हमारा, प्लाज्मा झिल्ली से होकर पदार्थों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना कहलाता है। ये आपका 2 नंबर का परिभाषा ही है, परासरण किसे कहते हैं? तो जब प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति होती है तो उसे हम परासरण कहते हैं। तो आपको इस ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल गया होगा कि प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थ अगर उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाए तो ये आपका क्या होगा? परासरण। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों में मुख्य कौन सा खनिज लवण महत्वपूर्ण है?
पौधों में तो बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो बहुत मुख्य खनिज लवण हैं। ऑप्शन है आपका 4, लोहा, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो तुक्का ना लगाए कि हमने मैग्नीशियम पढ़ा था तो मैग्नीशियम महत्वपूर्ण है। पौधों में सबसे मेन जो खनिज लवण है वो आपका नाइट्रोजन है। यही नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो पौधों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? नाइट्रोजन, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट उसी टॉपिक से रिलेटेड है, पौधों में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? अभी हमने देखा क्या होगा आंसर आपका, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन परजीवी है? किसे हम परजीवी कह सकते हैं? तो परजीवी आपको पता ही है, जो बिना मारे किसी से अपना भोजन प्राप्त कर ले। मच्छर, खटमल तो सभी जानते हैं, प्लाज्मोडियम तो शायद नहीं जानते होंगे। तो मलेरिया जो रोग फैलता है आपके शरीर में, वो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण ही फैलता है। तो प्लाज्मोडियम भी किसी के शरीर में रहकर उनका पोषण लेते रहता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सभी, प्लाज्मोडियम, मच्छर, खटमल, सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा में खाद्यदानी कौन बनाता है? अमीबा में जो खाद्यदानी बनते हैं जिसमें भोजन को इकट्ठा किया जाता है, वो कौन बनाता है? अमीबा में खाद्यदानी बनाता कौन है? तो आंसर लिख दिया, कभी ना मारेंगे, इसका हो जाएगा कुटपाद। अभी तक हमने पढ़ा था कि कुटपाद की सहायता से अमीबा भोजन को घेरता है, पर जो घेर के जो संरचना बनती है वो कुटपाद ही बनाता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है बनाकर। उसी को हम लोग खाद्यदानी के नाम से जानने लगते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा खाद्यदानी। नेक्स्ट है हमारा, आहार नली में पाचक रसों का स्राव किससे होता है? आहार नली में जितने भी पाचक रस निकलते हैं, जैसे हमने HCl देखा, फिर हमारे छोटी आंतों में निकलते हैं एंजाइम, लाइपेज, लैक्टेज, सुक्रोज, ये जितने भी पाचक रसों का स्राव होता है वो कौन करवाता है? हार्मोन, एंजाइम, दोनों या ग्रंथि? तो हमारे शरीर में जितने भी, जो आपने पढ़ा होगा, जठर ग्रंथि से HCl अम्ल, लार ग्रंथि से एमाइलेज, तो हमारे इस पाचक रसों को निकलवाने के लिए ग्रंथि जिम्मेदार होती है। कौन निकलवाता है? ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। लार में आपका वैसे तो सबका आंसर होगा टाइलिन, पर टाइलिन और एमाइलेज एक ही नाम है। हम लोग एमाइलेज भी कहते हैं और टाइलिन भी कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जाता है, उस कार्बोहाइड्रेट को किस पार्ट में तोड़ दिया जाता है? तो ऑप्शन हमारा होगा माल्टोज। लार में पाया जाने वाला एंजाइम यानी एमाइलेज और टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर माल्टोज में बदल देते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, अमाशय में दूध के प्रोटीन को कौन पचाता है? अगर बात की जाए 5 वर्ष के इंसान की और एक 25 वर्ष के इंसान की, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। 5 वर्ष का बच्चा जो दूध पी रहा है, उसके दूध से जो प्रोटीन मिल रहा है उसको पचाने का काम कोई और करता है। वही बात की जाए 25 वर्ष के मनुष्य की या हमारे शरीर की, तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कोई और करवाता है। बच्चों में रेनिन जो दूध को पचाता है, और हम लोग में पाया जाता है पेप्सिन जो हमारे प्रोटीन को पचाता है। तो अमाशय में दूध के प्रोटीन को कौन पचाएगा? रेनिन। और अगर मनुष्य में बात की जाए तो पेप्सिन। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो आपके किस माध्यम में होता है? तो हमारा जो अमाशय है वो अम्लीय माध्यम होता है, और हमने देखा भी है HCl अम्ल। तो HCl अम्ल आपका एसिड होता है। हमारा अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। तो हमने जो अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ा या जो भी हमने ऑब्जेक्टिव देखा, ये ऑब्जेक्टिव आपका टॉपिक वाइज था। जयप्रक्रम अभी हम लोग का फर्स्ट पोर्शन पार्ट चल रहा है, अभी और भी ऑब्जेक्टिव इसमें होंगे पोर्शन में, इतना ही नहीं। तो आप लोग को क्लियर करते जाना है टॉपिक वाइज, और कॉपी पे नोट करके उसको आज ही वीडियो के सहित जल्दी जल्दी याद करते जाए, रिपीट करते जाए कि हमने पढ़ा क्या है। ऑब्जेक्टिव को याद करने के लिए ऐसा टाइम ना बनाए कि 10 मिनट लिखो और याद नहीं, जैसे जैसे आप लोग लिख रहे हैं दिमाग में बैठाते चले। ट्रिक के सहायता से पौधों में कौन सा मुख्य खनिज है? तो नाइट्रोजन। हरित लवक में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। नाइट्रोजन पौधों में क्या बनाता है? प्रोटीन। एकल कोशिकीय जीव कैसे होते हैं? तो सरल जीव होते हैं। इसी तरीके से हमने और क्वेश्चन भी देखा, अमाशय के भोजन के पाचन किस माध्यम होगा? आपका अम्लीय माध्यम।
दूध के प्रोटीन को कौन पचाएगा? रेनिन। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं माल्टोज में। लार में एंजाइम टाइलिन एमाइलेज। वही बात की जाए, अमाइलेज में पाचक रस का स्राव ग्रंथि करते हैं। अमीमा में खाद्यान्नी उत्पाद बनाता है। निम्न में कौन परजीवी आपका? तो नया नाम आपको प्लाज्मोडियम सुना होगा, बाकी मच्छर खटमल आपको याद होंगे, तो तीनों नाम याद कर ले। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो नाइट्रोजन। पौधों में कौन सा खनिज लवण पाया जाएगा? नाइट्रोजन। प्लाज्मा झिल्ली से होकर पदार्थों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना पराचरण कहलाता है। दिन के समय जितने भी स्टार्च बनते हैं कौन सी कोशिका में हो जाते हैं? द्वार कोशिका। पादप में वाष्प विसर्जन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आपका रंध्र। कौन हरित लवक में पाया जाता है? मैग्नीशियम। नागफनी मध्यस्थ उत्पाद कौन सा बनाता है आपका? मैलिक एसिड। नागफनी CO2 कब छोड़ता है? रात में। पौधों में तैयार हुआ ग्लूकोज एक भाग से दूसरे भाग तक कौन लेकर जाता है? तो फ्लोएम। सूर्य के प्रकाश का ईंधन के रूप में प्रयोग? क्लोरोप्लास्ट। ग्लूकोज किस रूप में संचित कर लिया जाता है? स्टार्च या ग्लाइकोजन, दोनों। क्लोरोफिल की सहायता से किसका संश्लेषण किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से आप लोग को रिपीट करते जाना है। आप लोग के लिए कुछ और नोट्स हैं, नोट्स टाइप में आप लोग नोट्स में अपने लिख लेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए वो चीज़, आपके टॉपिक से ही है। ये आपका बार बार 2 बार रिपीट हो गया है, पर आप लोग को यहाँ पर खुद से दिमाग लगाना है। नीचे वाला आप लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोबारा आपका रिपीट हो गया। देख रहे टाइपिंग में गलत हो गया है, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपका ऊपर वाला ही है, सेम है। आप लोग ऊपर जो देख रहे हैं लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट ग्रंथियों के नाम और उसमें पाए जाने वाले एंजाइमों का नाम। तो आप लोग कॉपी पे लिखेंगे ग्रंथियों के नाम और एंजाइम का नाम। जैसे बात करें अगर हम लोग लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि में आपका टाइलिन एंजाइम हमने ऑब्जेक्टिव में देखा है। लार ग्रंथि में टाइलिन या दूसरा नाम एमाइलेज जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है। तो लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। बात किया जाए जठर ग्रंथि, तो जठर ग्रंथि में आपका 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन हमारे शरीर में प्रोटीन को पचाता है और रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाता है। यकृत एवं अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय में अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो अमाइलेज आपका मिला लार ग्रंथि में भी और दूसरा आपको मिला यकृत में भी। तो आपको याद रखने हैं कि ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज यकृत एवं अग्नाशय में पाए जाते हैं। लार ग्रंथि में टाइलिन एवं एमाइलेज, वही जठर ग्रंथि में पेप्सिन और रेनिन। छोटी आंत आपकी लास्ट है जिसमें छोटी आंत में आपका माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज पाया जाता है। माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ एक स्पेशल क्वेश्चन भी हैं जो आपको आंसर देने हैं। वो आंसर आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में नीचे। जितने भी लोग पढ़ के जाएंगे लास्ट तक, वो लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे, गलत या सही जो भी आपको पता हो, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो, या जितने लोगों को पढ़कर आंसर देना हो पर आंसर ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। और सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करेंगे। क्लास में बता दें कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है ताकि सब लोग ऑब्जेक्टिव कर लें। और यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, श्वसन के दौरान किसका विघटन किया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग से है, ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का आंसर, ताकि पता चले कि कितने लोग जुड़े हुए हैं इस वीडियो से। तो क्वेश्चन है आपका, श्वसन के दौरान किसका विघटन किया जाता है? कमेंट बॉक्स में इस आंसर का कमेंट जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और सभी को ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए, टेस्ट के लिए या जो भी एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए।